तो आप दोबारा से ज्वाइन कीजिए। मशकूर भाई, मिला टाइम्स में खुश आमदीद, खैर मकदम है। बिहार बहुत में और बहुत पूरे शुक्रिया। देश के अलग अलग हिस्सों में जो वायलेंस हो रहा है अग्निपथ मनसूबा को लेकर के, आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा फौज में भर्ती होने का। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि बिहार की जो सरजमी है, बिहार की जो धरती है, वो हमेशा से जो है वो क्रांति की धरती रही है। क्रांति की सरजमी उसको कहा गया है। चाहे वो गांधी जी का नमक आंदोलन हो या वो लोहिया जी और जेपी जी का आंदोलन हो, हमेशा से सत्ता को ललकारने का काम बिहार ने किया है। और आज फिर बिहार के नौजवान, बिहार के युवा साथी, जब उनको ये समझ में आ गया कि ये जो अग्निपथ की जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने वाली स्कीम है, कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली स्कीम है, कहीं ना कहीं युवाओं को जवानी में ही बुजुर्ग की फीलिंग आ जाए, उनको रिटायरमेंट की फीलिंग आ जाए 21 साल के अंदर ही। मतलब महज जब उम्र होती है शादी की, कानूनन जो उम्र है शादी की एक नौजवान भारतीय के लिए वो 21 साल की उम्र है। तो जब वो उसकी शादी का रिश्ता जाए 21 साल की उम्र में, तो ये कहा जाए कि ये रिटायर्ड जो है वो अग्निवीर हैं। तो युवाओं को ये बात समझ में आ गई और इसीलिए युवा सड़कों पर निकल गए और सड़कों पर निकल के उन्होंने अपना एहतजाज को जो है वो उन्होंने दर्ज किया और कहा सरकार से। लगातार इस बात को 3 दिन से सरकार को ये बात कह रहे हैं, बिहार और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल के अंदर तमाम तरह के जितने भी राज्य हैं पूरे देश भर में यही कह रहे हैं कि इस स्कीम को वापस लिया जाए। चूंकि 4 साल के अंदर 6 महीने की ट्रेनिंग भी है। जब एक सैनिक को तैयार होने में 3 से 3.5 साल का वक्त लगता है, चूंकि हमारे देश की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं पर जिस तरह की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए जहां पर 2-4 महीने की अलग से और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी, वहां पर सारी ट्रेनिंग को 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी गई है। जहां पर कश्मीर का इतना बड़ा मसला चल रहा है, जहां पर गलवान घाटी में इतना बड़ा मसला हो गया, जहां पर चाइना के बॉर्डर पे इतना बड़ा मामला चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपने देखा कि किस तरह से सैकड़ों और हजारों जो है वो घर बन गए हैं चाइनीज के। तो जिस तरह से हमारे देश पे इस वक्त संकट छाया हुआ है हमारे देश के बॉर्डर्स के ऊपर, मुझे लगता है कि और ट्रेनिंग की जरूरत थी और इसको ट्रेनिंग को कम किया गया। कहीं ना कहीं एक बात समझिए कि जिस तरह से सरकार कैपिटलिस्टों के साथ, पूंजीवादियों के साथ खड़ी है, पिछले कुछ सालों के अंदर आपने देखा कि जिनके हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में बैठकर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, उनको रीपे लगातार किया जा रहा है। चाहे वो आप अंबानी को देख लें, चाहे वो आप अडानी को देख लें। तो आज अडानी जो है देश के सबसे अमीर आदमी हो गए, एशिया के सबसे अमीर आदमी हो गए। अंबानी भी उस लिस्ट में आ चुके हैं, दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में। मेहुल चौकसी, विजय माल्या, तमाम लोग, तो अब 800 ऐसे लोग हैं, मैं कितनों का नाम लूंगा, 1 घंटा इसी में गुजर जाएगा अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो। ये सब देश को चूना लगाकर भाग चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक अच्छे दोस्त हैं और वो अपने दोस्त का कर्ज चुका रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये 10 लाख जो रिक्रूटमेंट आई है, ये रिक्रूटमेंट बेसिकली आने वाले समय में जो अंबानी और अडानी के जो मॉल खुलने वाले हैं देश भर में, आपने देखा होगा कई जगह रिलायंस और ट्रेंड्स और तमाम इस तरह के मॉल, आपने देखा होगा कि बहुत तरह के नई नई सुपरमार्केट की बात चल रही है देश के अंदर। तो ये जो तमाम बड़े बड़े जो मॉल खुलेंगे, तो एक एक मॉल में कई सारे सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी, जिसकी ट्रेनिंग अंबानी और अडानी अपने पैसा खर्च करके तो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो 10 लाख लोगों की जो वैकेंसी है, ये जो अगले 1.5 साल में पूरी होगी, ये 10 लाख जो चौकीदार तैयार कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स तैयार कर रहे हैं, जो कल को अंबानी और अडानी के मॉल की चौकीदारी करें, ये देश की रक्षा करने वाले लोग नहीं हो सकते। क्योंकि 6 महीने के अंदर देश की रक्षा करने की ट्रेनिंग दी जा सकती, सेना के लोगों को 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग दी जा सकती। एक बात को समझने की जरूरत है हम लोगों को कि जब देश इतने अस्थिरताओं के साथ गुजर रहा हो, इतने बॉर्डर्स पे चुनौतियां हो, उस वक्त सरकार का ये फैसला क्यों हो सकता है? तो मैं यही मानता हूं कि सरकार का जो फैसला है ये तमाम पूंजीपतियों के हक में है और सरकार कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही है और सरकार को मालूम था कि इस तरह का विरोध होगा। इसीलिए आपको याद होगा कि जब इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया तो इसके बार बार फायदे गिनाए गए और पहली बार ऐसा हो रहा है भारत में कि अलग अलग सेनाओं के प्रमुख आकर टीवी चैनल पे बयान दे रहे हों कि सरकार की बड़ी अच्छी स्कीम है, नौजवानों को समझना चाहिए, नौजवान समझ नहीं पाए। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब आप जीएसटी लेकर आए,
तब ये बात व्यापारियों को समझ में नहीं आई। आप जब नोटबंदी लेकर आए, अर्थशास्त्री को ये बात नहीं समझ में आई, देश भर और दुनिया भर के। जब आप सीए का कानून लेकर आए, तब इस मुल्क के गरीब और मुसलमानों को वो कानून समझ में नहीं आया। जब आपने धारा 370 हटाई, ये बात कश्मीर के लोगों को समझ में नहीं आई। जब आप किसान विरोधी बिल 3 काना कानून लेकर आते हैं, ये बात किसानों को समझ में नहीं आई। और मोदी जी क्या कहते हैं कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। मैं आपके चैनल के जरिए से मैं ये बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आप तपस्या अगर आपको करनी है तो आप किसी गुफा में चले जाइए, किसी पहाड़ के अंदर चले जाइए। कभी कभी इलेक्शन टाइम पर आप कैमरा लेकर वहां जाते हैं, तो कैमरा लेकर इलेक्शन टाइम पे जाने की जरूरत नहीं, आप तपस्या कीजिए। अगर तपस्या ही से देश के मसले अगर हल हो सकते हैं, अगर तपस्या ही सारे मामलात का हल कर सकती है, तो आप तपस्या कीजिए, देश में किसी और को प्रधानमंत्री बना दीजिए। अब फिर ये कहेंगे कि मेरी तपस्या में कमी रह गई कि देश का युवा हमारी बात को नहीं समझ पाया। अरे इस देश का किसान आपकी बात को नहीं समझ रहा, इस देश का अल्पसंख्यक वर्ग खासतौर से मुसलमान आपकी बात को नहीं समझ रहा, इस देश का नौजवान आपकी बात को नहीं समझ रहा, इस देश में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, इस देश के अंदर जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं। आपकी बात कोई समझ ही नहीं रहा है और आपकी तपस्या में कमी रह जा रही है। तो आप जाके अच्छे से तपस्या कीजिए, किसी और को प्रधानमंत्री की कुर्सी दीजिए, क्योंकि तपस्या से तो हल नहीं हो सकता ना, हल तो पॉलिसी से होगा। और सबसे अहम बात इस सरकार के साथ यह है कि जब से ये सरकार आई है, तब से खतरनाक तरह से देश के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस है। पहले आपने देखा कि एनडीए की जो हुकूमत थी, जो भाजपा की जो 2014 में हुकूमत बनी, 2 लोग उसको चला रहे थे, 2-2.5 लोग, या तो नरेंद्र मोदी जी, उस समय में स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे, और आधे डोवाल साहब थे। अब जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और आधा से थोड़ा कम डोवाल साहब हैं, क्योंकि उनका कद और कम हो गया, अब अमित शाह खुद ही फ्रंट लाइन पर आ गए हैं। तो जब कैबिनेट के मिनिस्टर्स को नहीं मालूम हो कि कैबिनेट का क्या फैसला होना है, पार्लियामेंट में कौन सी चीज आनी है, जब 370 हटाने का काम किया इन लोगों ने, तो कैबिनेट को ये बात नहीं मालूम थी, भाजपा के सांसदों को ये बात नहीं मालूम थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है आप मुझे ये कहें कि आप कांग्रेस के हैं, आप विरोध कर रहे हैं या भाजपा का, तो इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इस बात को कहा, सांसदों ने इस बात को कहा कि हमको जो है अचानक से पार्लियामेंट पहुंचने के बाद इस बात को बताया गया। तो आप ये समझिए कि कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस है। एक टीम वर्क जो होना चाहिए सरकार का, मंत्री क्यों बनते हैं सरकार के अंदर? मंत्री इसलिए बनते हैं ताकि मंत्री जो है अपनी बात को रख सके। वो लोग जनता से कनेक्टेड रहते हैं, तमाम मंत्री जनता की दिक्कतों को कैबिनेट में रखे हैं, उसका सरकार निदान करे। जब मंत्री परिषद की बैठक ही नहीं हो, कागज पे साइन ले लिया जाए, तो इसी तरह के फैसले आते हैं। और अफसोस की बात है कि सेना के प्रमुखों को सरकार को खड़ा करना पड़ता है, और ये बताने के लिए कि इस अग्निवीर को कहीं सेटलमेंट किया जाएगा। अब मतलब सेना का सेटलमेंट होगा, मतलब सेना से रिटायर्ड आदमी का अब देश में सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, इस पे ये बात चल रही है। तो हमारी ये डिमांड है कि सरकार जल्द से जल्द ये अग्निपथ की जो स्कीम, जो योजना जो सरकार लेकर आई है, ये जो अग्निपथ वाली जो स्कीम है, इसको जल्द से जल्द सरकार वापस ले, और जो पुरानी जो स्कीम है जिसके तहत काम होता हुआ आ रहा था, उस काम को सरकार दोबारा से चालू करे। क्योंकि मेरा एक और सवाल है सरकार से कि आप हुकूमत कीजिए पूरे 5 साल की और नौकरी दीजिए 4 साल की। अब अमित शाह जी तो कहें कि हमको 50 साल तक राज करना है, 50 साल तक हम हुकूमत से वापस नहीं जाना चाह रहे हैं। मतलब शहंशाह, बादशाह आप बने 50 साल के लिए, और लोगों को नौकरी 4 साल पे आप रिटायरमेंट के लिए कह रहे हैं। उसके बाद कोई पेंशन की बात नहीं। ये लोग तो 1 रैंक 1 पेंशन लेकर आने वाले लोग थे कि हम 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। आज नो रैंक नो पेंशन पे आ गए हम लोग। तो ये कहने का बात है कि ये अग्निपथ जो है वो वाकई एक ऐसा पथ साबित हुआ है जिस पथ पर चलने से न युवा तैयार हैं, न बेरोजगार इस मुल्क के तैयार हैं, न सेना के में जो भर्ती के लोग जो तैयार होते हैं वो लोग भी तैयार नहीं है। इसीलिए सरकार को इसको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। एक आखिरी बात मैं एक आखिरी बात ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त ऐसा नहीं है कि लोग सैलरी की बात कर रहे हो। आपने देखा कि लगातार लोग कह रहे हैं कि आप 50,000 सैलरी मत दो, हमें 20,000 दो, लेकिन मातृभूमि की सेवा के लिए हम जाना चाहते हैं, अपने प्राण की आहुति देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि देश की सेवा करें। हमको सैलरी से ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन आप हमारी सेवा लीजिए। आपको लगता है फिजिकली फिट है, मेडिकली फिट है, तो हमको सर्विस करने दीजिए। अफसोस की बात है कि ये राष्ट्रवादी सरकार जो अपने आप को कहती है स्वघोषित राष्ट्रवादी सरकार, आज युवाओं को ये कहने को मजबूर कर दिया है उन सरकारों ने
कि हम आतंकवादी बन जाएंगे। मतलब जो व्यक्ति सेना में जाने की चाहत रखता हो, जो मुल्क पे जान निछावर करने को तैयार हो, वो अपने आप को ये कहे कि हम आतंकवादी बन जाएंगे, कितने अफसोस का मुकाम है। तो मैं बस यही कहूंगा कि किसी तरह के हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं होने चाहिए। हिंसा की किसी लोकतंत्र में जगह नहीं है। मुझे मालूम चल रहा है कि कई जगह ट्रेनें और बसें जलाई गई है, हम लोगों ने देखा भी इस चीज को। उस हिंसा का हम लोग विरोध करते हैं। अगर आपको विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी के नए नए शानदार आलीशान 800-900 कार्यालय बने हैं, आप उन कार्यालयों पे जाइए, वहां बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। वहां पर भी आग मत लगाइए, लेकिन वहां बैठकर प्रदर्शन कीजिए, मैनिफेस्टो निकालिए और बीजेपी के वर्कर से, उनके जिला अध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से ये बोलिए कि ये मक्कारी क्यों की, ये देश के साथ धोखेधारी क्यों की, उनसे सवाल पूछिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती।